चलो, कितना मॉडल हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं? 3। सबसे पहला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसमें क्या होता है, एटम्स सूक्ष्म कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का। सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है, जो अविभाज्य होता है, जिसको हम बांट नहीं सकते हैं, और वही सब मिलकर क्या बना रहा होता है, यौगिक बना रहा होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़े, इलेक्ट्रॉन का खोज होना। पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन में क्या कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और मास है 1/1836, 1/1836 U। ये उसका क्या था, द्रव्यमान था। ठीक है, उसका खोज पड़े प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का मास कितना है? 1U। चार्ज कितना है? जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। आवेश कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का बराबर है। मास प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का बराबर है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 1836 गुना कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया तो ये पता चल गया कि एटम विभाज्य है, उसको बांट सकते हैं। समझे, इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकते हैं, प्रोटॉन को अलग कर सकते हैं। तो डाल्टन का थ्योरी हो गया खत्म। ठीक है, डाल्टन का थ्योरी खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जे थॉमसन का थ्योरी आया। कौन सा? वाटरमेलन मॉडल, या फिर प्लम पडिंग मॉडल बोलो, या फिर और एक था रेजिंग पडिंग मॉडल। ठीक है, जो भी नाम बोलो। उसमें कैसा मॉडल था, जैसे तरबूज होता है, लाल गूदा, उसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है चारों तरफ, और बीज जो होता है उस तरह से क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सब होता है। ठीक है, इस मॉडल में क्या कमी था, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से सारा का सारा जो कण था, अल्फा कण, जो कि हीलियम+2 है, इस पार से उस पार चले जाना चाहिए था। सोने का परत था, उसके इस पार से उस पार चले जाना चाहिए था, लेकिन पूरा पूरा नहीं गया, कुछ कुछ जो है इधर उधर बिखर गया, जिससे पता चला कि एटम क्या है, ऑलमोस्ट खाली है, मतलब पूरी की पूरी तरह से खाली है। एटम क्या है, पूरी तरह से खाली है, परमाणु खाली है पूरी तरह से। उसका जितना मास है वो केंद्रित है कहाँ पे, केंद्रक पे। केंद्रित कहाँ पे? न्यूक्लियस में। समझे, यहां से न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया कि जितना मास है एटम का वो कहाँ पे केंद्रित है, न्यूक्लियस पे, केंद्रक पे। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, जितना भी एटम का वजन है वो कहाँ पे है, न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस कितना छोटा है, अगर यहाँ से हम बोले थे, तैयबपुर बोले थे 5 किलोमीटर दूर है, उतना लंबा चौड़ा एक घेरा बनाओगे, और यहाँ पर एक क्या रखोगे, बॉल, फुटबॉल। तो फुटबॉल, हाँ क्रिकेट बॉल का एग्जाम्पल ये था कि क्रिकेट बॉल रखेंगे तो वो हो गया न्यूक्लियस उतना छोटा, और एटम हो गया इतना बड़ा, जितना 5 किलोमीटर का घेरा देख रहे हो। ठीक है, तो न्यूक्लियस इतना छोटा, यानी कि ये पूरा खाली है। जो जितना भी द्रव्यमान है, वजन है, वो किसमें, न्यूक्लियस में, इस क्रिकेट बॉल में है। बाकी ये 5 किलोमीटर एरिया क्या है, खाली है। और इसी 5 किलोमीटर एरिया में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर उधर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो घूमना फिरना था रदरफोर्ड मॉडल में किस तरह था, प्लानेटरी मॉडल। जिस तरह से सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, सन के चारों तरफ कौन घूम रहा है, ग्रह घूम रहा है, उसी तरह का मॉडल था। ठीक है, उसी तरह का मॉडल था। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूम रहा है। इसमें कमी एक ये था, जो एक्सपेरिमेंट मैक्सवेल के अनुसार क्या होना चाहिए था, ये अगर घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल मतलब ये आवेशित कण है। जब भी कोई आवेशित कण क्या करेगा, त्वरित करेगा, त्वरण करेगा। त्वरण मतलब राउंड घूमेगा, या फिर उसका स्पीड बढ़ रहा होगा हर समय, या स्पीड हर समय घट रहा होगा। 3 चीज बताए थे। या फिर क्या होगा, पहला चीज राउंड घूम रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर स्पीड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर स्पीड घट रहा है। किसका, आवेशित कण का। ठीक है, आवेशित कण, आवेशित कण जिसमें कोई आवेश हो, तो ये क्या करेगा, अगर स्पीड बढ़ रहा है, ये v है। ठीक है, ये v कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो इन तीनों कंडीशंस में इसका क्या होना चाहिए, इसको निकालना चाहिए क्या, लाइट। एक तरह से लाइट नहीं, वेव कहते हैं, ईएम वेव। क्या, ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका एक एग्जांपल क्या है, लाइट है। समझे, जिसका एक एग्जांपल कौन है, लाइट है। यानी कि ऊर्जा निकालेगा। क्या निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा। ठीक है, क्या निकालेगा, ऊर्जा निकालेगा। तो आगे
मैक्सवेल का कहना था, क्या कहना था कि अगर ये धीरे धीरे ऊर्जा निकालेगा तो इसको धीरे धीरे क्या हो जाना चाहिए था, प्रोटॉन में जाके मिल जाना चाहिए था, समझे। जैसे जैसे इसका ऊर्जा क्या होगा, निकलते जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ घूमकर इसमें गिर जाएगा, समझ में आई बात। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा होता नहीं है, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इधर आ जाओ, इसमें आ जाओ या फिर उसमें आ जाओ। देखो कौन, रेगुलर आओगे, एक दो बात समझ में नहीं आएगा, दूसरा दिन उसको रिपीट करेंगे तब समझ में आएगा, तीसरा दिन रिपीट करेंगे तब समझ में आएगा। ये अब 3-4 दिन से रिपीट कर रहे हैं। लेकिन यही बात है, तुम लोग रेगुलर नहीं आते हो। अब मुस्कान बीच में गैप कर रही है, वो गैप कर रही है बार बार। सबसे पहला तुम लोग का होना चाहिए रेगुलर, ठीक है। यहाँ आ जाओ। तो क्या होगा, वैसा हो नहीं रहा है, तो यही क्या था, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक पढ़ लिए। उसके बाद हम अगला आइटम जाएंगे किसमें, बोर्स मॉडल में। तो बोर्स मॉडल बनने के पीछे जितना थ्योरी है पहले वो सब पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा है। लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे, अभी तक हम लोग को क्या पता चल गया है, प्रोटॉन पता चल गया है, न्यूट्रॉन पता चल गया और इलेक्ट्रॉन पता चल गया, ठीक है। ये तीनों पता चल गया है। इसके बेस पे हम एटम के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। सबसे पहला चीज, जैसे आप कल लिखे होगे शायद, ये लिख लियो ना, एटॉमिक नंबर लिख लियो, कल एटॉमिक नंबर लिख लियो। तो एटॉमिक नंबर किसको कहेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना है किसी एटम में, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। बार बार अभी ये बोल के याद कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा, प्रोटॉन का संख्या जितना होगा, जितना प्रोटॉन का संख्या होगा उतना ही क्या होगा, उसका परमाणु संख्या होगा। प्रोटॉन का संख्या ही क्या होगा, बराबर परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, ये बात कितने बच्चों को समझ में आया कि प्रोटॉन का संख्या ही बराबर परमाणु संख्या। अब यहां देखो, एक एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, बीच में होता है केंद्रक। कौन होता है, केंद्रक, जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है, 2 पार्टिकल रहता है। तो इसमें मान लो कि 3 प्रोटॉन है और 4 न्यूट्रॉन है, तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा बताओ। 3 प्रोटॉन है, प्रोटॉन भी एक कण है, न्यूट्रॉन भी एक कण है, समझे। कण मतलब ऐसे सिंपली हम लोग क्या समझते हैं, रेत को कण समझते हैं, धूल का कण समझते हैं, ठीक है। तो वही क्या है, प्रोटॉन कण है और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितना है 3, न्यूट्रॉन कितना है 4। तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा, परमाणु संख्या होगा इसका 3, ठीक है। परमाणु संख्या कितना होगा 3, क्योंकि न्यूट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है 3, ठीक है। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। ये लिखाए हुए हैं, हिंदी में भी लिखाए हुए हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उदासीन परमाणु, उदासीन परमाणु में मतलब किसी में चार्ज नहीं है, जिसमें चार्ज नहीं है। जैसे कार्बन है, कार्बन नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु देखोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का परमाणु में क्या रहेगा, 8 प्रोटॉन रहेगा और 8 न्यूट्रॉन रहेगा, और बाहर में क्या रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, समझे। 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो 8 प्रोटॉन में कितना चार्ज होगा, 8 पॉजिटिव चार्ज हुआ, और 8 इलेक्ट्रॉन में कितना हुआ, 8 नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज जब होगा, जब धनावेश बराबर ऋणावेश होगा, पॉजिटिव बराबर नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 0। तो इसी को कहते हैं उदासीन। क्या कहते हैं, उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, जिस पर कोई चार्ज नहीं हो, आवेश नहीं हो, ठीक है। अब आवेश कैसे बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें और एक्स्ट्रा आ जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, 8 पॉजिटिव प्लस 10 नेगेटिव, यही होगा। तो टोटल कितना बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बनेगा, 2 नेगेटिव बन जाएगा ना, 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से आवेश आ गया, जिसको लिखते हैं क्या, O-2, समझे, O-2। 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया, या O2- लिखते हैं, ज्यादातर 2- लिखता है कन्वेंशनली, ठीक है। O2-, क्यों 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया, समझे, ऋणात्मक, ऋणात्मक आवेश, ठीक है। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाएगा,
ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं आया मान लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 7 इलेक्ट्रॉन। तो 8 तो प्लस रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा? 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कितना होगा ये? बराबर एक पॉजिटिव बनेगा, तो ये हो जाएगा धनावेश। ये क्या हो जाएगा? धनावेश। अंदर का जो है, अंदर अंदर में कोई बदलाव नहीं होगा, समझे? अंदर में हमेशा क्या रहेगा? 8 है तो 8 ही रहेगा। धनावेश या ऋणावेश बनेगा, पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, समझे? पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ये किस पर निर्भर करेगा? इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन अगर उदासीन एटम से निकल के बाहर चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाता है एटम में तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ मास नंबर। चलो तुम लोग पहले एक वो दिखा देते हैं, सिमुलेशन दिखा देते हैं, सिमुलेशन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कितना लेंगे? 20 तक ले लेते हैं, ऑल एलिमेंट नहीं लेंगे, 20 तक ले लेते हैं, 1 से 20 तक। ये दिखा देता हूँ, ठीक है। इंसर्ट, इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है? और 0 एलिमेंट सिलेक्टेड। ये 20 तक तुम लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हो, पढ़े हो नहीं पढ़े हो उससे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। अब इसमें दिख कम रहा है, ठीक है। ये पूरा एक साथ है क्या? ठीक है, यहाँ आ जाओ। चलो इसी में देखते हैं। ये देखो अंदर प्रोटॉन कितना है? 1 है, तो पॉजिटिव चार्ज 1। इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो ये दोनों क्या हो गया? मिलके उदासीन हो गया, ठीक है। उसी तरह हीलियम में प्रोटॉन कितना है? 2। इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। के किसका सिंबल है? पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम में कितना है प्रोटॉन? 19, तो 19 पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन कितना है टोटल? 2, 8, 8, 1, कितना हो गया? 19। तो ये भी क्या हो गया? उदासीन हो गया। तो प्रोटोनों की जो संख्या होगी, यहाँ पे जो प्रोटॉन की संख्या जो पॉजिटिव चार्ज दिखाया हुआ है, यही इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर होगा। यही क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? परमाणु संख्या 1, इसका परमाणु संख्या 2, इसका परमाणु संख्या 19, इसका परमाणु संख्या 20। बात समझ में आ गया कि परमाणु संख्या किसको कहते हैं? जो भी प्रोटॉन होगा। यहाँ पे 11, 12, 13, 14, 15, 16 है लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मास नंबर, ठीक है। मास नंबर, परमाणु संख्या किस पर आया? परमाणु संख्या किसके आधार पर आया? परमाणु संख्या किसके आधार पर आया? प्रोटॉन की संख्या पर, समझे? प्रोटॉन की संख्या इसी के बुनियाद पे बना। लेकिन इसमें एक और कंपोनेंट था, उसका क्या नाम था? न्यूट्रॉन। क्या नाम था? न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन भी था जिसका वजन प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का वजन कितना होता है? 1U। प्रोटॉन का वजन कितना होता है? 1U। और इसका न्यूट्रॉन का भी वजन कितना होता है? 1U। अब मास नंबर बताएगा, क्या बताएगा मास नंबर? कि किसी परमाणु का कितना मास है, वजन कितना है। मास नंबर क्या बताएगा? किसी परमाणु का कितना वजन है, ठीक है। तो अब वजन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? वजन का मूल कंपोनेंट कौन है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। वजन जिसमें है इलेक्ट्रॉन का तो क्या है? 1/1836U। कितना है?
इलेक्ट्रॉन का कितना है 1/1836 U। ठीक है, इसको दशमलव में निकालोगे तो कितना आएगा, मान लेते हैं इसको 2000 मान लेते हैं। ठीक है, तो 0.0005 आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। तो इसके साथ इसको जोड़ना क्या है, नेग्लेक्ट करने के बराबर है। समझ में आई बात? इसके साथ इसको जोड़ना क्या है, नेग्लेक्ट करने के बराबर है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, किसी का भी वजन बताएंगे तो पूरा मास जोड़ के बताएंगे, जितना प्रोटॉन होगा जितना न्यूट्रॉन होगा सबका योग करेंगे तभी आएगा। तो मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से। ठीक है, डिनोट करते हैं मतलब दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं ए से, और उसमें जितना प्रोटॉन की संख्या है उसको योग करते हैं किसके साथ, जितना न्यूट्रॉन की संख्या है। मास जो बताएंगे प्रोटॉन की संख्या का योग करेंगे किसके साथ, न्यूट्रॉन की संख्या के साथ। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इसी को क्या कहते हैं, मास नंबर। वही हिंदी में लिखा हुआ परिभाषा, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। बाद में हम तुम लोग को भी ये कर सकते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ा देता, चलो जी याद कर लो, ये कर लो, पहले बात समझ लो। मास किस पर ज्यादा निर्भर है, प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का तो मास कितना है 0.005 आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास का योग क्या होगा, मूल मास बताएगा। तो उन्हीं दोनों का मूल मास करेंगे तो क्या आएगा, मास नंबर आएगा। द्रव्यमान संख्या क्या आएगा, द्रव्यमान संख्या। तो मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या लिखो, अब लिखना शुरू करो। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, द्रव्यमान संख्या बराबर। ठीक है, और इन दोनों का योग को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस में होता है। तुमको कुछ समझ में आ रहा है, तुम तो बहुत दिन से नहीं आए हो। आ रहा है, क्या समझ में आया? देखो, जब नहीं समझ में आए तो चीजों को थोड़ा ध्यान दो। बेवकूफ़ बनाना आसान है, सही में पढ़ाना बहुत लेंदी तो नहीं है। उसके लिए चाहिए कंटिन्यूस इफर्ट। कंटिन्यूस यानी लगातार, मुश्किल कुछ नहीं है। तुम लोग से बुरा बुरा कंडीशन से बच्चा सब उठ के अच्छा किया है, बस एक ही चीज़ था, वो था जुनून। नहीं भाई, हमको करना है। अगर अपने घर का हालत बदलना है तो हमको करना है, समझे? तो तुम लोग को वही हम बात कर रहे हैं, हम 1:30 बजे से वही कराएंगे, प्रॉब्लम्स कराएंगे। हर एक दिन 2-3 कॉन्सेप्ट बताएंगे प्रॉब्लम्स करने का। उसके बेस पे तुम लोग प्रॉब्लम्स करोगे तो प्रॉब्लम्स में इम्प्रूवमेंट आते रहेगा। तो तुम लोग को उसके लिए प्रिपेयर्ड होके आना है, समझे? प्रिपेयर्ड होके आना है, यानी कि छोटा सा कोई नाश्ता लेके आओगे या फिर बिस्किट लेके आ जाओगे या कुछ लेके आ जाओगे, क्योंकि भूखे पेट पढ़ाई नहीं होगा। समझ में आई बात? पेट में चूहा कूद रहा होगा, तुम क्या पढ़ाई में ध्यान दोगे? बहुत बुरा बुरा कंडीशन से उठ के भी बच्चा अच्छा करता है। कारण है कि लगातार प्रैक्टिस। हाँ, और तो हाँ, ये सब, ये तो पिछला वाला में लिख चुके हो। ये लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये- ये- दो नोट्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ है ना, जो टीचर बोलते हैं ना कि ठीक है हमको ये बात याद नहीं रहेगा, वो लिख लेता हूँ। समझिए, जैसे हम यहाँ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ये काटने का मतलब क्या था, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। ये सब बात तुम लोग को एक्स्ट्रा में फटाफट लिख लेना चाहिए। ठीक है, हम अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन से पढ़े हैं, इसलिए हम तुम लोग को बता रहे हैं कि अच्छा पढ़ाई क्या होता है।
समझ में आता है तो पढ़ो, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो तुम लोग सिर्फ बोर्ड का पढ़ाऊंगा। लेकिन ये बार बार जाओ, लेकिन ये बार बार कहता हूँ कि बोर्ड का रिजल्ट के बेस पे आजकल कुछ नहीं मिलता है। लड़के लोग को भले 40,000 रुपया मिलता है, लड़का लोग को तो कुछ नहीं मिलता है। और सरकार 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 थोड़ा सा बोर्ड आ गया है ना। बच्चा यहाँ का है, एडमिशन दे दिया, उसका 2 पंचायत बाद, यही सब क्या है ना, उल्टा पुल्टी। फिर पंचायत में हाई स्कूल होने का क्या मतलब है? पंचायत में हाई स्कूल होने का क्या मतलब है कि मेरा सुविधा हो। अब मेरा पंचायत में हाई स्कूल है, हमको भेज दिया 3 पंचायत बाद। बेवलडंगी का बच्चा को भेज देगा सोना चांदी, सोना चांदी का बच्चा को भेज देगा बेवलडंगी। सब उल्टा पुल्टी काम। एक बच्चा भी परेशान होगा, डेली स्कूल जा पाएगा? मंत्री जी का बेटा ही नहीं जा पाएगा डेली स्कूल। मंत्री जी का कोई बेटा अगर पढ़े, पढ़ता ही नहीं, वो लोग तो इंग्लिश स्कूल में, हाँ प्राइवेट में पढ़ता, सुविधा में, गाड़ी में जाता, गाड़ी में आ जाता है। अगर लॉजिकली भी सोचे सरकार थोड़ा सा कि एक बच्चा उतना दूर से डेली कहीं पे जाएगा, कैसे जाएगा? उसके पंचायत में एक स्कूल है, उसके पंचायत में स्कूल में दे देना चाहिए उसको, जिस तरह से सुविधा लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि फलां स्कूल में बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है, बच्चा सब मरे जा रहा है वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। जैसे पहले होता था ना कि यहाँ इस स्कूल में बहुत पढ़ाई हो रहा है तो चलो सबको इसी स्कूल में एडमिशन लेंगे, तो उसका आंसर क्या होता था, एक क्राइटेरिया बना दिया जाता था कि नहीं तुम्हारा इतना मार्क्स आएगा तभी तुम स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, समझे, नहीं तो दूसरे स्कूल जाओ। यहाँ तो वो क्राइटेरिया है नहीं, मार्क्स बेसिस या कुछ बेसिस कि स्कूल का कोई परफॉर्मेंस देखा जा रहा है कि यहाँ का स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, वहाँ का स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है। पढ़ाई तो आजकल हो रहा है, आजकल न्यू टीचर सब आया है, आजकल पढ़ाई होता है, कुछ कुछ देखते हैं, न्यू टीचर सब थोड़ा आया है, पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन पढ़ाई में सबसे ज़्यादा जो काम करने वाला चीज़ है वो बेस में 1 से 5 क्लास का जो बच्चा तो डम बन जाता है ना, जब बेवकूफ़ बन जाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो फिर 5 क्लास से अगर आप बहुत अच्छा भी पढ़ा रहे हैं, जो बच्चा पहले से बेवकूफ़ बना हुआ है वो नहीं पढ़ पाता है, पहले उसको उभारने का ज़रूरत है, समझे। वही बात है, तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की हो क्योंकि 5 क्लास से पहले भी तो नहीं की हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम कोई दिए हो? कौन सा तैयारी किए थे? कहाँ किए थे तैयारी तुम? 10th क्लास में भी तुम लोग कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी नहीं किए कि प्रॉब्लम सॉल्व करें? अलीगढ़ वलीगढ़ का भी अगर तुम लोग तैयारी करते, JMU BHU का भी, JMI BHU का भी, तो तुम लोग पता चलता है कि हमको फिजिक्स का प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा अगर पास करना चाहते हैं, केमिस्ट्री का प्रॉब्लम बनाना पड़ेगा अगर पास करना चाहते हैं, JMI निकालना चाहते हैं या अलीगढ़ निकालना चाहते हैं। वो सब कंपटीशन एग्जाम दोगे तो एक फीलिंग्स आएगा कि क्या कमजोरी है, लेकिन नहीं दोगे तो तुमको कभी नहीं महसूस होगा कि हम कुछ छोड़ के भी जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। वही, अब चलो लिख लिए। तो इसलिए जो प्रॉब्लम्स, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स आता है वहां से शुरू करेंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम तक पहुंचेंगे। देखो बायोलॉजी में इतना तो नहीं देगा जिस तरह एडवांस में, जेई एडवांस में देता है या फिर जेई में देता है कि तुमको बहुत ज़्यादा सोचना पड़े, क्योंकि एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम देता है, तो वो तुम्हारे मेमोरी पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, समझे। तुम कितना ज़्यादा याद कर पाते हो, तुमको फॉर्मूला कितना ज़्यादा याद है, कितना जल्दी अप्लाई कर पाते हो, समझे। फिजिक्स का फॉर्मूला तुमको याद है, 4 कंपोनेंट दिया हुआ है, 5वां कंपोनेंट पूछ लेगा, समझे। किसी फॉर्मूला में 5 कंपोनेंट है, मतलब 5 वेरिएबल है, समझे, उसमें से 4 कंपोनेंट दे देगा, 5वां पूछ लेगा, समझे। तो उस तरह का तुमको कितना याद है उसके बेस पे करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, लेकिन वही बात है। चलो प्रैक्टिस करो अब थोड़ा। नहीं आया क्या? आ गया, चलो इधर आ जाओ। हाँ होगा, अभी प्रॉब्लम वाला आया क्या? आज से आएगा प्रॉब्लम, आज से स्टार्ट है प्रॉब्लम, इधर आ जाओ। जनरल नोटेशन, जनरल नोटेशन जो परमाणु को लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये परमाणु का नाम होगा सबसे पहले, समझे। हम X लिख दिए हैं, कोई भी जो परमाणु होगा उसका नाम होगा, कार्बन होगा तो C होगा, नाइट्रोजन होगा तो N होगा, ऑक्सीजन होगा तो O होगा, बेरिलियम होगा तो B होगा, समझे, पोटेशियम होगा K होगा, मैग्नीशियम होगा Mg होगा। उसका मास नंबर लिखेंगे कहाँ पे? ऊपर में, यहाँ पर लिखेंगे मास नंबर A, और Z लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ क्या है? परमाणु संख्या। समझ में आया बात? कैसे दर्शाएंगे? किसी भी आप कार्बन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन हुआ ये, इसका मास कितना है? 12, तो 12 लिखेंगे यहाँ। परमाणु संख्या कितना है? 6,
तो परमाणु संख्या लिखेंगे यहाँ। समझ में आई बात? नाइट्रोजन लिखेंगे, नाइट्रोजन का मास संख्या कितना होगा? 14 7। ऑक्सीजन का 16 8। ठीक है। आर्गन का क्या होगा? 18। कितना वजन है? 40 है? 39 है कि 40 है? 39 है। 40 है। आर्गन का भी 40 है, 20 का भी 40 है। 19 का और 20 का एक साथ है क्या? चलो, कंफ्यूजन है? कॉपी में देखो, बुक में प्योरिटी लगाएंगे क्या? इसमें मास नहीं दिया मेरे को, नहीं है मास नंबर। मास दिया भाई इसमें कितना है? 39 40 है। ठीक, सही तो लिखे थे। आर्गन का 40 18। ठीक है। ये हम लोग जो जितना भी तत्व है, ठीक है, एलिमेंट्स है, उसमें जो भी आइटम्स है उसको क्या करते हैं? सजाते हैं। सजाने के क्रम में सबका क्या देते हैं? नंबर देते हैं कि ये पहला नंबर का, ये दूसरा नंबर का, तीसरा नंबर है। सजाने में भी क्या है? लॉजिक है, ऐसे ही रैंडमली नहीं सजाए हैं। इस पीरियडिक टेबल को जो सजाए हैं, ये जो इस तरह से सजा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं सजा हुआ है, इसमें कोई लॉजिक है। इसमें एक प्रोटॉन है तो ये पहले नंबर पे रखे हैं, इसमें 2 प्रोटॉन है तो इसको दूसरे नंबर पे रखे हैं, इसमें 3 प्रोटॉन है तो इसको तीसरे नंबर पे रखे हैं, इसमें 4 है चौथे नंबर पे, 5 है पांचवें नंबर पे, 6 है छठे नंबर पे, 7 प्रोटॉन है तो 7वें नंबर पे, 8 प्रोटॉन है 8वें नंबर पे, 9 प्रोटॉन है 9वें नंबर पे, 10 प्रोटॉन है 10वें नंबर पे। तो इसी तरह जितना प्रोटॉन की संख्या है उसके अंदर, उसी को उसी क्रम में उतने नंबर पे रखे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो दिखेगा उससे बड़ा पूरे का जब लेंगे, ये बंटवारा, इसमें एक लॉजिक है। अभी अंदर में एक और डेप्थ में पढ़ेंगे जिसमें आएगा एसपीडीएफ। क्या आएगा? एसपीडीएफ। तो ये उसी के आधार पर है, ये है एस, ये है पी, ये है डी और ये है एफ। समझे? इसको सजाने के पीछे लॉजिक है। तो इसको तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस यही सीखो। यहां पे लिखेंगे क्या? परमाणु संख्या, जो होगा प्रोटॉन की संख्या। यहां पे क्या होगा? परमाणु संख्या, जो किसका संख्या होगा? प्रोटॉन की संख्या। यहां पे क्या होगा? मास नंबर, जो होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये सिर्फ प्रोटॉन की संख्या होगा और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होगा। समझ में आई बात? तो किसी भी कंपोनेंट को हम इसी तरह से दर्शाएंगे। एक्स होगा कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे होगा उसका मास नंबर, जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या आएगा, और यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन का जो संख्या होगा। समझ में आई बात? अब इसी के बेस पे ये क्वेश्चन करो। ये लिखे तुम लोग 1 मिनट में लिखो। 1 मिनट बहुत ज्यादा है। कितना लिखना है? 1 2 3 4, 3 दूनी 6 वर्ड। ठीक है। एग्जाम्पल सब हम यहाँ लिख दिए। ठीक है। एग्जाम्पल लिख के ये सब लिख लोगे। परमाणु को जो दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं? समझ में आई बात? अब एक प्रॉब्लम देंगे, तब अगर तुम लोग कोशिश करोगे उसको बनाने का, तब तुम लोग थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा कि कहाँ क्या लिखा हुआ होता है। पहला शर्त, डेली आया करो, डेली आया करो, डेली आया करो। दूसरा, डेली पढ़ा करो। अभी हमको नहीं लग रहा है तुम लोग के पास कोई जिम्मेदारी वाला काम है, अभी फुर्सत से हो तो ईमानदारी से पढ़ लो। तुम लोग इंटरटेन को समझते नहीं हो। जब तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे ज़्यादा इंटरटेन होगा। समझे? बड़े कॉलेजेस में अगर वहाँ पे कोई पार्टी होता है ना, तो वहाँ सेलिब्रिटी सब भी आता है डायरेक्ट। समझे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये अगर बड़े कॉलेजेस सब में जा पहुँचोगे, वहाँ पे अगर तुम्हारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज हुआ कोई पार्टी, तो उसमें जैसे क्या आता है? सेलिब्रिटीज आते हैं।
जो सेलिब्रिटी सिंगर होता है वो आता है, सेलिब्रिटी स्टार्स भी आता है, एक्टर्स आता है, वो लोग मंगाता है कि हम लोग इस कॉलेज से हैं, आप आइए, हम लोग का ये इवेंट है। डिफरेंट डिफरेंट इवेंट में मान लो कोई इवेंट रखा वो लोग किसका, बिजनेस का, तो रियल बिजनेसमैन जो है, जो बड़ा बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेसमैन आता है, समझे। आईआईएम कॉलेज में जाओगे जहाँ बिजनेस सिखाया जाता है, वो किस में, बैचलर के बाद होता है, तो वहाँ रियल बिजनेसमैन सब आएगा, फ्लिपकार्ट का मालिक आएगा, अमेजन का सीईओ आएगा, ये सब आएगा, समझे। जितना बड़ा कॉलेज में जाओगे उतना अच्छा लोगों से कांटेक्ट होगा, समझे। और लोगों का कांटेक्ट होना बहुत बड़ा बेनिफिशियल है, समझे। तुमको जो है नीचे से स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, कांटेक्ट में है तुम्हारा, उससे पूछोगे, उससे अच्छा सलाह मिल जाएगा, उससे सलाह नहीं मिलेगा तो उसके कांटेक्ट में और आदमी होगा, समझे, उससे काम बनेगा। लिख लिया तुम लोग। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन करो तो, कैलकुलेट, कैलकुलेट मतलब निकाले, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसमें से ये लिखा हुआ है Br 80 और 35, इस पे कोई चार्ज है नहीं है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज होगा ना, तो पॉजिटिव चार्ज किसमें होता है, प्रोटॉन में, तो बराबर इलेक्ट्रॉन होगा, समझ में आई बात। तो इसमें निकालो कि कितना क्या है, प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है और कितना इलेक्ट्रॉन है, तीनों निकालो। निकालो तुम लोग भी कोशिश करो, कैसे निकालोगे पहले देख लो, हम बता देते हैं, आइडिया दे देते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, मास नंबर, मास नंबर यहाँ दिया हुआ रहता है, जो क्या होता है A बराबर P प्लस N, और यहाँ जो दिया हुआ रहता है वो क्या है Z, वो क्या होता है सिर्फ P, समझे। और नंबर ऑफ P बराबर होता है नंबर ऑफ E, किसमें, न्यूट्रल एटम में, जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, समझे। इजी है, बहुत इजी है, तुरंत बन जाएगा, देखते देखते बन जाना चाहिए, समझे। किसकी संख्या 40 हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या 40। पहले प्रोटॉन की संख्या बताओ, चलो यहीं पे सोचो, मेरे साथ साथ सोचो, तो प्रोटॉन की संख्या बताओ कितना होगा, कितना होगा प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसका संख्या होता है, परमाणु संख्या जो होता है वो किसका संख्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पे परमाणु संख्या दिया हुआ है Z, तो ये किसका संख्या है, प्रोटॉन की संख्या, तो ये आ गया 35 पहला। इस पे कोई चार्ज है नहीं, चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन ना गया है ना आया है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना होगा, 35 हो गया। अब न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है, यहाँ दिया हुआ है 80, 80 जो बना है किसका किसका संख्या मिलकर बना है, न्यूट्रॉन का प्लस प्रोटॉन का, प्रोटॉन का संख्या हमको मालूम है कितना है 35, तो न्यूट्रॉन का संख्या निकल जाएगा कितना, 80 माइनस 35 कितना आएगा 45। ये बन गया तुम लोग का, ठीक है, बहुत इजी था, ये कुछ नहीं है, ये प्रोटॉन की संख्या है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या है, और कोई चार्ज मान लेते इसमें चार्ज दे देते हम -2। अब बताओ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता, आप पहले ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें आया कि गया, इससे आया है, आया है तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया है तो +2 हो जाएगा, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज रहेगा तो प्लस होगा इलेक्ट्रॉन में, और पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो माइनस होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। मान लेते हैं एक घर है, एक घर में बराबर पॉजिटिव चार्ज है और बराबर नेगेटिव चार्ज है, 35 35, तो इसका चार्ज है 0, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 35 2 37, तभी -2 होगा। और यहाँ से अगर निकल के 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2, समझ में आई बात। 2 इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा तो 35 से 2 घट जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 33 35 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा। 2 बाहर से आ जाएगा तो 35 2 37 हो जाएगा, ये 35 होगा, तो 35 पॉजिटिव 37 नेगेटिव, तो -2, समझ में आया बात। जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, जब अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा और पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आ रही है, चलो इसको बनाओ। क्या बोला है, द नंबर ऑफ, नंबर ऑफ मतलब संख्या, नंबर ऑफ मतलब संख्या किसका, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, किसका किसका संख्या, इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते इस तरह लिखते भी जाना, ठीक है, जैसे कर रहे हैं। इन ए स्पीसीज आर इक्वल टू 18 16 16 18 16 16, समझे? जिस तरह बोला है उसी तरह करेंगे रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जैसे जैसे बोला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसी तरह 18 16 16 18 16 16। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीसीज। अब इसके सिंबल को ठीक से दर्शाने बोला है। किसको दर्शाने बोला है? सिंबल को। कि क्या होगा? ये क्या है? मान लेते हैं एक्स है। क्या है? एक्स, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या कितना है? 16 है, तो यहाँ कितना आएगा? 16। और यहाँ पे कितना आएगा? इन दोनों का योग p प्लस एन कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ पे कितना है? पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 16। नेगेटिव चार्ज कितना हुआ? 18। कितना आएगा? +2 आएगा -2 आएगा? 16 प्लस 18 माइनस, माइनस ज़्यादा है तो -2। ये किसका सिंबल हो सकता है? 16 नंबर पे कौन है? 16 नंबर पे कौन है एटॉमिक का? देखो यहाँ जल्दी से देखो, बताओ कौन है 16 नंबर पे जी? नहीं, सल्फर है, सल्फर। दिख रहा है यहाँ 32 मास दिख रहा है इसका। 16 नंबर पे है 16 17 18, आर्गन 18 होता है ना, 16 17 18, ठीक है। तो ये कौन सा है? सल्फर है। इसका मास है, प्रोटॉन है 16, मास है 32 और ये है -2 चार्ज। समझ में आई बात? यही पूछा है, समझ में आई बात? चलो इसका ये प्रॉब्लम 2.2 है किताब का। किताब है तुम लोग का सबके पास? ये किताब का एग्जाम्पल से लिया, प्रॉब्लम 2.2 किताब से लिख लेना तुम लोग, ठीक है। और उसमें फिर से समझाया हुआ भी है, किताब निकाल लो, देखना है देख लो अभी, ठीक है। तुम लोग यहाँ से लिख लो, यहीं से लिख लो, प्रॉब्लम 2.2 घर में जाके देख लेना। यहाँ लिख लो कि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, प्रोटॉन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया हुआ है, कितना है? 18 16 16। और क्या पूछा है? एक्स पूछा है। इसको लिख लो, आंसर को लिख लो। चैप्टर 2 परमाणु की संरचना, ठीक है, परमाणु की संरचना चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम 2.2 लिखा हुआ है ना, ये पहला चैप्टर का ही नाम रहता है, समझे। और ये एग्जाम्पल नंबर रहता है, ये चैप्टर नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल 2 है, समझे। प्रॉब्लम का दूसरा एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं दोस्तों। लिख लिए तुम लोग? अब इसको जल्दी जल्दी एक्सरसाइज वाला प्रॉब्लम है, इधर देखो। पहला में क्या पूछा है? हाउ मेनी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब एन पूछा है, समझे। एंड प्रोटॉन क्या पूछा है? पी पूछा है। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई, किसमें किसमें? इन सब में। क्या पूछा है? पी एन और पी पूछा है। तो फटाफट बताओ तो। कार्बन 13 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन 16 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। मैग्नीशियम 12 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। Fe जल्दी जल्दी लिखते जाओ, 26 लिखा हुआ है, 56 लिखा हुआ है। Sr 38 लिखा हुआ है और 88 लिखा हुआ है, ठीक है। लिखाओ।
क्या बन रहा है? डायरेक्ट डायरेक्ट घटा दो, ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा, समझे? मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। ये सब क्या पहला चैप्टर में लिखा हुआ था? ठीक है, कुछ कुछ चीज़ याद होना चाहिए। हम कभी कभी सोच लेते हैं तुम लोग पढ़ के आए हो, फिर भूल जाते हैं कि तुम लोग नहीं पढ़ के आए हो। बन रहा है, दिखाओ। 7 इलेक्ट्रॉन कितना होगा? जितना प्रोटॉन होगा, ठीक है? पहली बात तुम नहीं समझे बात हो, कलम लो। ये क्या है? जेड है, एटॉमिक नंबर यही है, प्रोटॉन की संख्या पी बराबर यही होगा। ये क्या है? पी प्लस एन है, और जितना पी होगा उतना ही ई होगा। तो यहाँ पी कितना हो जाएगा? 6, एन हो जाएगा 7, ई हो जाएगा 6, क्योंकि पी जितना होगा ई उतना ही होगा, समझे? क्वेश्चन का अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है? कहीं से नहीं लिए। राइट द कंप्लीट सिंबल, सिंबल को लिखना है, ठीक है? गिवन एटॉमिक नंबर जेड, एटॉमिक मास ए। तो तुमको जेड से पता लगाना है पहले क्या, कि किस, ये कौन सा सिंबल होगा? ये 92 है। जहां नहीं समझ में आ रहा पहले एक्स करके लिख लो, ठीक है? उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल लेके आएंगे, उसको फटाफट लिखेंगे। पहले एक्स करके इस तरह लिख लो, एक्स 17 35, एक्स 92 233, एक्स क्या है? 4 9। नीचे वाला सब तो याद होना चाहिए, जैसे 17 में कौन होता है? क्लोरीन होता है, और 4 में कौन होता है? 4 नंबर में कौन रहता है? बेरिलियम, Be, ठीक है? अब 92 याद नहीं है तो ठीक है, 92 हम थोड़ा देख लेंगे फिर याद कर लेंगे, ठीक है? 92 देख लेंगे फिर याद कर लेंगे। 92 में कौन हो सकता है? पोलोनियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, वो सब कंपाउंड, ठीक है? जो हाँ, ये ऑलमोस्ट उतना ही है, बन गया लगभग। देखो 92 में कौन है? दिख रहा है तुम लोगों को? ये देखो 89, ये 89 में है, 90 91 92, नीचे वाला 89 90 91, 89 90 91 92 यूरेनियम है। कौन है? यूरेनियम है, ठीक है? यहाँ देखो एटॉमिक नंबर देखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। देखो कौन आ रहा है 92 में? यूरेनियम आ रहा है। आप हाँ, आप तुम लोग कह रहे हो मास के हिसाब से, मास के हिसाब से इसके नजदीक लग रहा है तुम लोग को। तो मास जो यूरेनियम का है, इसमें जो है कुछ न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? अधिक है। कुछ न्यूट्रॉन क्या है? अधिक है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। इसको पढ़ेंगे आगे, इसको कहते हैं आइसोटॉप, समस्थानिक, ठीक है? हाँ, तो ये कौन सा तत्व है? पहला तो क्लोरीन है, 17 नंबर है, 35 मास है, 35.5 है, एक्चुअली 35 मानते हैं। दूसरा कौन है? यूरेनियम है, 92 मास है और 233 वजन है। तीसरा कौन है? बेरिलियम है और 4 9, समझे? ये सब अलग अलग कंपाउंड है, उसको लिखना था। बात समझ में आया? हो गया, आज हो गया, इतना ही है। कल हम लोग पढ़ेंगे आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन तुम लोग को समझ में आया? इसमें जेड दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तुमको ये निकालना था कि किस कंपाउंड का है। समझ में आई बात? तो जो जेड दिया हुआ है, जेड, ठीक है, जिसको हम लोग जेड बोलते हैं, जेड के आधार पे क्या पता चलेगा? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के आधार पे हम पीरियोडिक टेबल से देख लेंगे कि उस एटॉमिक नंबर पे कौन बैठा हुआ है। उस एटॉमिक नंबर पे कौन बैठा हुआ है? 4 पे कौन है? 4 पे है बेरिलियम। उसके बाद 92 पे कौन है? यूरेनियम। उसके बाद और एक कौन था? क्लोरीन। 17 पे कौन है? क्लोरीन, समझे?
एटॉमिक नंबर सब नाम सब के साथ याद करना पड़ेगा थोड़ा, समझे? इसलिए परेशानी हो रहा होगा, तुमको लग रहा होगा कैसे कर रहे हैं सर। वो कुछ कुछ चीज़ है ये याद करना पड़ेगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। हम जब 9th क्लास में थे बड़ा शौक से याद किए थे, 118 नाम भूल गए, ठीक है, 118। हाँ, और जैसे 10th में आए थे, 10th में शायद 2016 के आसपास, तब है ना 3-4 चीज़ नया नाम आया था। वो कौन था? ये देखो, ये नाम नया आया था, ये नाम नया आया था, ये नाम भी नया आया था, ये नाम भी नया आया था। ये सब नाम नया नया आया था, तभी हम याद कर लिए थे, समझे? ये सब नाम 2016 में सजेस्ट हुआ, ठीक है? ये सब नया नाम 2016 में जुड़ा है, समझे? नहीं तो यहाँ पे यू यू लिखा हुआ रहता था, ये अन अन, समझे? ऑक्टियन, अनन, नोनन, डेकन, कौन सा? ओजी, फुल फॉर्म हमको भी अभी याद नहीं है। ऑग्नेशियम या कुछ इस तरह से नाम है, देख लेना पड़ेगा क्या नाम है। बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि जो याद नहीं उसको क्यों बोलें, ठीक है? ठीक है, ठीक है, हम लोग एक दिन क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर के साथ याद करेंगे, ठीक है? लेकिन ये बात बता दिए, तुम लोग बिस्किट्स लेके आओगे, जिसको जो बिस्किट पसंद है, समझे? हम लोग कितना 1:30 बजे से स्टार्ट करेंगे, 2:30 पौने 3 तक जाएंगे, उसका जाके खाना खाते रहना तुम लोग। कल से